हाँ जी, सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चले जी, आज हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं अपने टेस्ट का, जिसका नाम था विशाल। ये सीए इंटर ऑडिट का टेस्ट था और जिन्होंने भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था लगभग उन सबके टेस्ट चेक होके आ चुके हैं। अब तो इनफैक्ट दूसरा टेस्ट जो है वो चेकिंग के अंदर भी चला गया है। बट आप लोगों की एक डिमांड थी कि इसका सॉल्यूशन वीडियो डिस्कस कर लीजिए, तो हेयर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। चलिए जी, लेट अस डिस्कस विशाल का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देखिए 40 मिनट दिए गए थे। जो मुझसे नहीं भी पढ़े हुए उनको भी मैंने ये शेयर किया था कि इसके साथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कंपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रेजेंट करना होता है। फिलहाल कुछ जनरल एमसीक्यूज थे। सबसे पहले जनरल एमसीक्यूज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, सीए चतुर प्रोवाइड द अकाउंटिंग। अच्छा, ये कौन से चैप्टर का टेस्ट था? इसमें चैप्टर नंबर 1 एंड 11 आपके सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल यानी कि नेचर, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट एंड एथिक्स इन द ऑडिट, इन दो चैप्टर्स का ये टेस्ट था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीए चतुर प्रोवाइड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज टू शिव गंगा लिमिटेड एंड ही इज ऑल्सो ऑफर्ड एन ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स टू द शिव गंगा लिमिटेड। यानी कि यही बुक कीपिंग कर रहा है और यही अकाउंट्स का ऑडिट भी करने जा रहा है। तो कौन सा थ्रेड जन्म लेता है? बिल्कुल सीधा सा सेल्फ रिव्यू थ्रेड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सीए मुस्कान इज ऑडिटर ऑफ द टू कंसर्न नेमली वेलस्टार होम्स एंड वेलस्टार स्टोर्स। द पार्टनर इन बोथ द फर्म्स आर कॉमन पार्टनर्स हैं। अच्छा, while auditing the financial statement of Wellstar Home, she has noticed that few expenditure bills pertaining to Wellstar stores have been entered in its book। यानी कि क्या कौन सा assertion जो है वो यहां पर अट्रैक्ट हो रहा है? Which assertion of Wellstar Homes is disproved in the above situation? बताओ जी, क्या गड़बड़ हो रहा है? कौन से में गड़बड़ हो रहा है? आप जानते हैं कि बहुत सारे हमने assertions पढ़े थे, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, अकरेंस, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर्स वगैरह। क्या अट्रैक्ट हो रहा है? अकरेंस। चलिए, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल सा था ये भी। सीए पीयूष इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द ब्रांच ऑफ द बैंक। ही हैज आल्सो टेकन अ हाउसिंग लोन ऑफ 75 लाख फ्रॉम द सेम बैंक। भाई साहब बताओ जी, उसी का ऑडिटर है, उसी से लोन ले रहा है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जन्म ले गया तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a chartered accountant finds during the course of the statutory auditor of the company that the management is not serious about finding of the internal audit report. No action has been taken on the finding of the internal auditor and report for the last 2 quarters are gathering dust. Okay, he has further found that management has not disclosed information relating to transaction with the another company. Okay, however, he has assiduously gathered that it is the related party by going through the annual report of the past year and searching online transaction on the MCA portal. The described situation most appropriately denotes। हाँ जी, क्या कर रहा है ये चार्टेड अकाउंटेंट? वो याद है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। नो एक्शन हैज बीन टेकन ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट एंड रिपोर्ट फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर। ही हैज फर्दर फाउंड दैट मैनेजमेंट हैज नॉट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टीज में भी दिक्कत है। मतलब क्या कर रहा है ऑडिटर इस टाइम? क्या मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्टिविटी? या ऑब्जेक्टिविटी कहां से आ गया? प्रोफेशनल नॉलेज, या प्रोफेशनल नॉलेज की कहां बात आ गई? इंडिपेंडेंस की कहां बात आ गई? ये ऑडिटर कर क्या गया? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिखा रहा है, मतलब हर चीज में शक की सुई डाल के चल रहा है कि गड़बड़ हो सकती है। चलिए, you have been appointed as a statutory auditor of a company for the first time. It has been very important for you to understand the company and its environment. Which of the following activities are not expected to be included in your attempt to know about the company and its environment? जब हम SC 315 की बात कर रहे होते हैं तो उसमें कौन सी एक्टिविटीज को शामिल नहीं किया जाता है? गेनिंग अ नॉलेज अबाउट द डेट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है भाई, पार्ट है। इवेल्युएटिंग वेदर कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एप्रोप्रिएट 315 का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस रिस्क 315 का पार्ट है। गैदरिंग एविडेंस अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल, ये कहां से आ गया? तो ये ऑड वन आउट है। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए जी, उसके बाद हम आते हैं मल्टीपल केस स्टडीज पर, केस बेस्ड एमसीक्यूज पर। केस स्टडी नंबर 1 के अंदर अगर मैं सीधा नीचे क्वेश्चंस के ऊपर आऊं तो कहता है जी, एज पर एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब मैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की बात करता हूं तो कौन किसको लिखता है? ऑडिटर लिखता है। किसको लिखता है? ऑडिटर क्लाइंट को लिखता है। तो अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, आप लोगों को ये बताना था। A, though law prescribing the sufficient detail the terms of the audit engagement, बिल्कुल ठीक है। The auditors still need to record them in written agreement, बिल्कुल ठीक है। And also seek written agreement from the management।
मैनेजमेंट थोड़ी ना रिटर्न एग्रीमेंट वापस करके देता है, ऑडिटर उसे भेज देता है बस, तो इसलिए गलत है ए। सिंस लॉ प्रिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल द टर्म ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट द ऑडिटर डिड नॉट रिकॉर्ड देम इन राइटिंग एग्रीमेंट, बिल्कुल ही गलत है, रिटर्न में होता है भाई। द ऑडिटर हैज टू टेक एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द लॉ प्रिस्क्राइबिंग द डिटेल ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड ऑब्टेन द काउंटर सिग्नेचर, मतलब केवल जो फॉर्मेट है उसको प्रिंट आउट करवाओ और मैनेजमेंट से साइन कर लो, ऐसे थोड़ा ना होता है, हर एक का अलग अलग होता है। Though the law prescribe in sufficient detail the terms of the audit engagement, the auditor still need to record them in written agreement. However, it need not seek written agreement from the management. मतलब मैनेजमेंट से रेसिप्रोकल एग्रीमेंट नहीं चाहिए, बस ऑडिटर ने भेज दिया मैनेजमेंट को, उसने साइन कर दिया, दैट्स इट, उसने एक्नॉलेज कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, with respect to the treatment of discount on the redemption of the points in the payback, पेबैक का पॉइंट्स के बारे में बात की है। पहले मैं एक लाइन पढ़वा देता हूं आपको, इस क्वेश्चन के अंदर एक लाइन थी कि हुआ क्या था पेबैक के ऊपर। ये देखिएगा, वन ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द स्टोर, स्टोर किसका था? मून ग्रुप ऑफ द कंपनी रिटेल चेन इन्वॉल्व इन द सेलिंग ऑफ द डेली कंज्यूमर नीड डायरेक्टली टू द कस्टमर, ठीक है जी। और सुमंत एंड कंपनी इज अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर फॉर द एंटायर ग्रुप, ठीक है। The company has an internal audit function conducted on a quarterly basis by the RAM and company following are the observation during the course of the statutory auditor. One of the discount offered by the store is in the form of the payback cards. Payback cards होते हैं ना, जैसे Amazon के ऊपर मान लीजिए मैंने आपको गिफ्ट वाउचर दे दिया तो आपके Amazon के कार्ड्स में जुड़ जाएंगे, या फिर मेरे HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को मैंने यूज किया, मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन किया तो उन्होंने मुझे बदले में 10,000 के पॉइंट्स दे दिए, दिस इज कॉल्ड पेबैक कार्ड। अब मैं कहीं भी जाऊंगा तो उन 10,000 पॉइंट्स को रिडीम करके मेरे 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब क्या मुझे रियल में डिस्काउंट मिला? नहीं, डिस्काउंट नहीं मिला, एक्चुअल में अब वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडजस्ट हो रहे हैं, वैसे मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पैसा एडजस्ट हो रहा है, बस इतना हो गया, ठीक है ना। वन ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द स्टोर इज इन द फॉर्म ऑफ द पेबैक कार्ड वेयर द रिवॉर्ड पॉइंट्स आर एक्यूमुलेटेड, मतलब जो आउटलेट है उसको तो पूरा पैसा मिलेगा, ये और बैंक है, ये और बात है कि बाकी बैंक पैसा HDFC बैंक वगैरह के थ्रू मिलेगा। वेयर रिवॉर्ड पॉइंट आर एक्यूमुलेटेड एंड द कस्टमर कैन रिडीम द सेम ऑन द सब्सिक्वेंट परचेज। द मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिटर आर ऑफ द ओपिनियन दैट द पॉइंट रिडीम्ड आर टू बी ट्रीटेड एज अ ट्रेड डिस्काउंट। द एक्सटर्नल ऑडिटर आर डाउटफुल ऑन द मैटर। वन ऑफ द आउटलेट इन द, अच्छा बस इतना सा ही यहाँ पे पॉइंट था। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है इंटरनल ऑडिटर और मैनेजमेंट कहते हैं इसे डिस्काउंट ट्रीट करो, और एक्सटर्नल ऑडिटर का व्यू यहाँ पर अलग है। फिर अब होगा क्या, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन द रिडम्पशन ऑफ द पॉइंट्स इन द पेबैक कार्ड व्हाट शुड बी द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। हाँ जी, एक्सटर्नल ऑडिटर भाई साहब तुम्हें क्या करना चाहिए? पहला, द ऑडिटर कैन प्लेस रिलायंस एंड गो ऑन द ओपिनियन ऑफ द ब्रांच ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर एज दे हैव ओनली डन अ थॉरो डिटेल ऑडिट। मतलब ये क्या मतलब बना कि इंटरनल ऑडिटर जो कह रहा है ठीक है, मैनेजमेंट जो कह रहा है ठीक है, वाह फिर तो हम क्या मतलब गंगा नहाने गए हैं बस वहां। The auditor can place reliance on the management accounting policy as a prima facie, they are the only responsible। क्या फालतू की बात है? The external auditor has the sole responsibility for the audit opinion, बिल्कुल ठीक, expressed, and hence he should perform the procedure to satisfy himself for the correct treatment and issue the opinion accordingly। Perfect answer अभी तक। D, the auditor can advise the management on the correct treatment but cannot qualify his opinion as the branch auditor's opinion has a higher authority। थोड़ा ना होता है, तीन तो चाहे ब्रांच ऑडिटर भी हो मगर रिस्पॉन्सिबल तो प्रिंसिपल ऑडिटर रहता है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर व्हेन ही यूजेस द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द RAM and कंपनी? ओके, पहला, टू डिटरमाइन एज टू विच एरिया एंड टू व्हाट एक्सटेंट द वर्क कैन बी यूज्ड एंड वेदर दैट वर्क इज एडिक्वेटली फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। यही तो ऑब्जेक्ट है, यही तो ऑब्जेक्ट है 610 का, कि जब भी आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर रहे हो तो यही तो आपके ऑब्जेक्ट में आता है। चलिए, to appropriately direct, supervise and review the work of the internal audit, ये तो तब होगा ना जब आप उसे असिस्टेंट के रूप में लगाओगे। फिर review the internal audit report and audit the areas not covered by the internal audit function। review the internal audit report and audit the areas not, मतलब केवल उन्हीं एरिया को कवर करो कि जो इंटरनल ऑडिटर ने कवर नहीं किए, तो गलत है। फिर inquire from the management on the special point that arose during the internal audit and follow up on the course of action on these points only। बस हो गया काम ऑडिट का, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो A is the most correct। फिर the external auditor find that the branch auditor of the outlet in the Chennai region which is in the verge of closing down is audited by an auditor who is not a member of the Institute of Chartered Accountant of India। What should be the external auditor do? देखो जी, हमारा ना एक ऐसे 600 है जिसका मैंने चर्चा की थी ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर।
जरा सी रेफरेंस है, हालांकि 600 बहुत बड़ा ऐसे है, मगर वो फाइनल के अंदर आप देखोगे इंटर ऑडिट में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अब ऐसे 600 कहते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। अब यहाँ पे ऐसे 600 क्या कहता है जरा देखिएगा। ऐसे 600 कहता है कि मान लीजिए कोई कंपोनेंट है जिसको हम ब्रांच भी कहते हैं, अगर वो ब्रांच का ऑडिटर है और अगर मान लीजिए आप वो ऑडिटर आपको रिपोर्ट बना के दे रहा है, तो फिर ऑडिटर जिम्मेदारी तो तुम्हारी रहेगी। तो इसलिए वो काम सही ढंग से हुआ है या नहीं, रिपोर्ट सही ढंग से इशू की है गई है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन सही बनाया है कि नहीं, कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किया उसने ऑडिट करते हुए, सारी जानकारी होना ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतनी बात हो गई क्लियर। अगली बात, अब यहां पर एक ट्विस्ट है, वो क्या, अगर मैं कहता हूं कि वो जो कंपोनेंट है, दूसरे शब्दों में जो ब्रांच है, वो मटेरियल ही नहीं है, तो फिर ऑडिटर को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा, तो फिर क्योंकि मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट पे ही तो सारा ऑडिट चल रहा है ना, तो इसलिए अगर ऑन अ सिंगल ट्रांजैक्शन या कंबाइंड टुगेदर वो कहीं भी ब्रांच मटेरियल है ही नहीं, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि इज ऑडिटेड बाय ऑडिटर हु इज मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ये वो ब्रांच है जो कि ऑन द वर्ज ऑफ द क्लोजिंग डाउन है, मतलब जो बंद हो रही है, धंधा नहीं है वहां पर। तो फिर अगर ऐसा केस बनता है तो फिर क्या होना चाहिए यहां पर, चलिएगा, सिंस द प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ द ऑडिटर इज इन क्वेश्चन, द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड हिमसेल्फ विजिट द प्रेमाइस, जरूरत नहीं है, मतलब इमटेरियल चीजों पे क्यों ध्यान दोगे। सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट इज इमटेरियल, द प्रोविजन ऑफ एसए 600 डू नॉट अप्लाई, ये केवल मटेरियल कंपोनेंट पे लगता है, इमटेरियल कंपोनेंट पे नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है। द ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट कंपोनेंट बाय ऑब्टेनिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट, मतलब जरूरत ही नहीं है ना दिमाग लगाने की, मटेरियल है तो। सिंस द प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ द ऑडिटर इज इन क्वेश्चन, जरूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइएगा, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जब मैं ऑडिटर इंटरनल ऑडिट की ऑब्जेक्टिविटी को डिस्कस कर रहा हूं, तो मतलब मेरे को डर है किस चीज का, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कहीं वो रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, कहीं वो उसका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, तो ये सब चीजें मुझे ऑब्जेक्टिविटी में कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो फिर विच ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग, अच्छा नॉट अ फैक्टर है affecting the external auditor's evaluation of the objectivity of the internal audit function। पहला, where the organization status of the internal audit function support the ability of the function to be free from the biasness, conflict of interest, बिल्कुल ठीक है, ये तो होना चाहिए। दूसरी बात, whether the internal audit function is free of any conflicting responsibility, बिल्कुल ठीक, ये भी देखा जाता है। whether the internal auditor have adequate technical training, हाँ ये technical training aspect वो तो competency के अंदर आ गया ना, तो यहां थोड़ी ना आएगा। चलिए, whether those charged with the governance oversees the employee decision, मतलब ऊपर से देख रहे हैं employment decision relating to internal audit function, मतलब उसको ऊपर से वो ध्यान कर रहे हैं, ये फैक्टर भी ऑब्जेक्टिविटी में देखा जाता है। तो सी इज द ऑड वन आउट। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 2 पे आ जाइएगा। केस स्टडी नंबर 2, इन द केस ऑफ मैसेज परसिस्टेंट एंड कंपनी, व्हाट वुड बी एन आइडल ऑडिट रिपोर्ट। अब यहां पर ऑडिट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है कि कौन कौन सी ऑडिट रिपोर्ट हर केस में होनी चाहिए। चलिए, परसिस्टेंट एंड कंपनी के केस में आ जाइएगा पहले, परसिस्टेंट एंड कंपनी। लो जी, एक केस के अंदर दिया हुआ है परसिस्टेंट एंड कंपनी, देखा है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ मैसेज परसिस्टेंट एंड कंपनी, Mr. A found out that the firm has changed the method of depreciation from WDV to SLM but has not given the retrospective effect. Okay, जब भी कंपनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज करती है तो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट होती है, वो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट नहीं की है। Mr. A has calculated the difference of depreciation, but Messrs. Persistent and Company has stated that they don't want to change the financial statement, and if the auditor persists, they may give the effect in the next financial year. Okay, अच्छा, तो अब इसने पूछा है कि ऑडिट रिपोर्ट इस केस में आप क्या करोगे। अनमॉडिफाइड तो नहीं होगी, मतलब छोड़ूंगा तो नहीं, क्वालिफाइड करूंगा, अच्छा एडवर्स। अब यहाँ पर परवेसिव इफेक्ट होगा तो एडवर्स हो सकती है, नहीं तो डिस्क्लेमर तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो है मगर मिस स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे कहीं पे आपको परवेसिव इफेक्ट के बारे में लिखा नहीं है, परवेसिव इफेक्ट के बारे में लिखा नहीं है, केवल इतना लिखा है फर्म हैज चेंज्ड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, केवल डेप्रिसिएशन की बात की गई है। परवेसिव इफेक्ट मतलब या तो बहुत बड़े लेवल की मशीनरी होती, कुछ मुझे ये बताता, फर्म करती क्या है ये भी देख लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ए एंड बी आर द पार्टनर, द फर्म इज एंगेज इन द वेरियस असाइनमेंट टेकिंग अ समरी ऑफ देयर वर्क इन ऑर्डर टू एंड इशू योर रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द फॉलोइंग आंसर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ पर्सन फाइंड दैट द फर्म हैज चेंज्ड द, मतलब कोई हैवी प्लांट एंड मशीनरी होती तो मैं कहता परवेसिव इफेक्ट, ऐसा भी नहीं है, तो फिर क्वालिफाइड होगी ऑडिट रिपोर्ट, बस सीधी सी बात, और क्या। चलिए, तो पहले का क्वालिफाइड रिपोर्ट। नाउ कम टू द सेकंड, सेकंड पे आते हैं जी, सेकंड पे आइएगा। सेकंड
किसकी बात हुई है सेकंड में? ड्यूबियस ब्रदर की। आइए ड्यूबियस ब्रदर कहाँ है? ये रहे सेकंड। During the audit of the Dubis brother, Mr. B observed that the firm had a very large amount of the cash sale and there was no detail of the customer. Oh, no detail. या तो qualified या फिर disclaimer. अब word लिखा large amount. Okay. To whom the sale was made, detail ही available नहीं थी. Further, cash generated was not even deposited into bank regularly. When Mr. B asked the firm to give him an opportunity to count the cash, the manager of the firm said that the cash is within the owner and it cannot be made available to the auditor for checking. The manager also declined to give an opportunity. मतलब आपको unable to obtain the sufficient and appropriate audit evidence है, तो फिर qualified and disclaimer दो हो सकते हैं, बट लिखा large amount, तो इसका मतलब pervasive effect है, तो इसका मतलब disclaimer is the most appropriate answer. आइए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट according to you what could be the appropriate course to take into in case of Messrs Honest and Associate? Honest and Associate। आओ जी Honest and Associate पे आते हैं। During the audit of Messrs Honest and Associate, Mr. A came to know that the firm has changed its method of valuation of stock. This change has a material impact on the financial statement of the firm. The firm has made relevant disclosure. Oh my God! यानी कि जो change हुआ उसको disclose कर दिया। इसका मतलब अब क्या होगा? EOM पैराग्राफ आएगा। Has given the proper accounting treatment to this effect. बताओ जी, क्या मैं कह सकता हूँ EOM में लिखोगे? Yes. Emphasize on other of matters paragraph, EOM paragraph। और आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? The auditor, after conclusion of an auditor exercise, is of the opinion that there are material misstatement in the financial statement, but they are not pervasive, then what an auditor should do? Simple, qualified audit report. B point. आइए fifth point. When the auditor concludes that the financial statement are prepared in all the material respect in accordance with the applicable FRF, ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा भाई साहब? कौन सा ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। चलिए जी, ये भी हो गया। अब यहां पर ना मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बनाए थे। ये क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं सी इंस्टीट्यूट से के बड़े बड़े क्वेश्चनों को छोटे छोटे क्वेश्चन बना बना के दिया था। पर्पस यही था कि तुम कॉन्सेप्चुअली अपने आप से चेक कर सको कि कॉन्सेप्चुअली सही चल रहे हो या नहीं। चलिए अब इसी क्रम में आइए देखना शुरू करते हैं। वन लाइनर आंसर था बस इनका, और कोई दिमाग नहीं लगाना था। द मैनेजमेंट ऑफ सभी ऑडिट के बच्चे ध्यान दें कि जब भी मैं वन लाइनर पूछूंगा ना इस तरीके के आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो बस वन लाइनर का मतलब है बस मेन वर्ड लिख देना बस उस आंसर में, और मैं हर टेस्ट में ऐसा देने वाला हूं। अब इनमें से ही इस बार 2-3 क्वेश्चन जो है इस बार के एग्जाम में आए हुए हैं, इनसे मिलते जुलते ही। The management of the Exotic Tours and Travels Limited requires its auditor Raja and Company to provide an assurance report on the financial information for the first quarter of the year by skipping the required detailed procedure. Wow! Raja and Company provides such a report. What would be the nature of such a report? हाँ जी। हुआ क्या है? Assurance report on the financial statement for the first quarter by skipping the required detailed procedure. Detailed procedure अपनाने की जरूरत नहीं है। ये क्वार्टर की रिपोर्ट है, ये क्वार्टर के हमारे फाइनेंशियल है, इनके ऊपर मोटा मोटा बता दो कि सब ठीक है कि नहीं। तो भाई एक तरीके का रिव्यू हो रहा है। जैसे कि लिस्टेड कंपनियों में मैंने बताया था 99% लिस्टेड कंपनियों में भारत में क्या होता है? लिमिटेड रिव्यू होता है। तो बस उसी रिव्यू की चर्चा हो रही है और क्या। चलिए, मिस्टर पी सूर्यकांतम has conducted audit of the account of the entity for a particular year. ICI has issued a letter to him relating to certain matters concerning the audit. He didn't even bother to apply to the letter despite the reminders. Discuss which fundamental principle governing the professional ethics. हाँ जी भाई साहब, प्रोफेशनलिज्म गया तेल लेने के लिए, मतलब this is not a professional behavior at all. You are not even listening to the ICI. चलिए थर्ड, a chartered accountant in practice issued a certificate showing original cost of the plant and machinery installed in the premise of the client of rupees 9 crore to save some regularity fees for the client. However, original cost of the plant and machinery was 15 crore. Integrity पे डाउट है सीधा। लो जी, integrity आगे। A chartered accountant receive about 40% of his total fee। इस बार का क्वेश्चन था ये, from a single client। हमारी बुक में ऑलरेडी डला हुआ था ये। हाँ जी, सिंगल क्लाइंट से 40%। कौन सी? सेल्फ इंटरेस्ट रेट। बुक के अंदर ध्यान रखना, सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नाम से कॉलम है हर चैप्टर के ऊपर, और मैंने आपको बोला है कि अगले 4 या 5 अटेम्प्ट तक इनफैक्ट इन ये क्वेश्चन आने की संभावना है।
जो भी वहां उन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में दिए हुए हैं। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CA Murli Madhavan provide the accounting and bookkeeping services to the leading NGO engagement in the environment protection. He is also offered audit, तो मतलब self review threat. आगे, the auditor of a company have only relied upon the management representation letter regarding the treatment of certain tax matter. The auditor have not carried out any other procedure to justify the management treatment of said tax matter. What is lacking? Professional skepticism. आप कुछ कर ही नहीं रहे इसका मतलब। चलिए फिर आते हैं हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आइएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन था 4 नंबर का, कहता है जी लालजी भाई हैज परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड पिक्चर ऑफ द हेल्थी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैविंग रॉबस्ट टर्नओवर, लो डेट एंड गुड प्रॉफिट। ऑन द अबव बेसिस ही इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड दैट मनी इन्वेस्टेड बाय हिम इज सेफ एंड देयर इज नो चांस ऑफ लूजिंग हिज मनी। डू द ऑडिटेड रिजल्ट क्या किसी तरीके की एश्योर्ड मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं? नहीं। तो फिर आपको शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? इज द थिंकिंग ऑफ लालजी भाई करेक्ट? देखो जी, सबसे पहली बात है कि अगर एसए 200 की बात करें तो वहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर क्या होता है? टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो वो दे ही नहीं सकता। तो फिर क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा एसए 200 से ही करना जब भी वो गारंटी वगैरह के बारे में पूछ रहा है। और एसए 200 का पूरा नाम लिख के आओ, पूरा नाम। ध्यान रखना जिन्होंने नाम पूरा नहीं लिखा मैंने मार्क्स काटे हैं। फिर अब ऑब्जेक्ट लिखो, ऐसे 200 का ऑब्जेक्ट क्या लो जी, ऑब्जेक्ट लिख दिए, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट भी लिख दिए। फिर मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर क्या है? केवल रीजनेबल एश्योरेंस देना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस रीजनेबल एश्योरेंस से अलग होती है बिल्कुल, क्योंकि एब्सोल्यूट एश्योरेंस गारंटी है और वो गारंटी किस लिए नहीं दे सकता? क्योंकि देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, तो वो गारंटी कभी नहीं दे सकता। तो इसलिए इन द गिवन केस लालजी भाई हैज परचेज शेयर ऑफ द कंपनी रिलाइंग ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे आखिरी वर्ड क्या थे? इज द थिंकिंग ऑफ लालजी भाई करेक्ट? नो, द थिंकिंग ऑफ लालजी भाई इज नॉट करेक्ट। देखो उसने पूछा थिंकिंग ऑफ लालजी भाई इज करेक्ट, तो आपका आंसर इसी तरीके से होना चाहिए कि थिंकिंग ऑफ लालजी भाई इज नॉट करेक्ट। क्यों? सिंस, रीजन जरूर लिखना। Audit only provide क्या? Reasonable assurance that the financial statement are free from the material misstatement, चाहे fraud या error की वजह से हो। Question number 2. Good Deed Limited is engaged in the business of the recycling of the waste from the dumping water of the municipal corporation of Indore to usable manure. It is in this way also helping to make the city clean. During the course of the audit by Zoho and Zoho, firm of the auditor, it is observed by the auditor that the company has received a notice from the central bench of the National Green Tribunal for not following certain environmental regulation involving imposition of the hefty monetary penalty on the company. The company is yet to reply to the notice. The auditor point out that same is not stated in the notes to accounts in the financial statement. The company point out that auditors are going beyond the scope of their work. लो जी, सीधा उसने बता दिया क्या पुट करना है, scope of their work। तो scope of the work पे बस लिखना है आपको कि स्कोप में क्या क्या आता है। Does such a matter fall within the scope of the audit? आप ध्यान रखना, यहां पर भी कई बच्चों ने कंक्लूजन लिखा है। उसने कहा है डज सच अ मैटर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट। यहां पर भी अब लॉ के जैसे जो कंक्लूजन लिख के आते हैं ना, हेडिंग, ये जैसे लॉ के अंदर मैंने बताया था कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, ऑडिट में लिखने की परंपरा नहीं है। ऑडिट में लिखने की परंपरा नहीं है क्योंकि लॉ के अंदर कोर्ट के जैसे डिसीजन होते हैं ना, वैसे डिसाइड करना पड़ता है। ऑडिट में वैसे डिसाइड नहीं कर रहे आप, बस क्वेश्चन के आंसर को सिंपली कंक्लूड करके आ रहे हो, ठीक है। तो हेडिंग कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। क्या ये स्कोप ऑफ द ऑडिट में आता है या नहीं? डज सच अ मैटर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट? भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित कर रहा है कि नहीं? क्या पेनल्टियां लगेंगी उसके ऊपर? तो फिर पेनल्टियां लगेंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रभावित होगी कि नहीं? गोइंग कंसर्न पे दिक्कत आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। तो फिर सबसे पहले तो एसए 200 के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा, एसए 200 लिखा कि क्या होता है? एसए 200 के अंदर ही आता है स्कोप। स्कोप के अंदर क्या क्या आता है? Audit should be organized to cover adequately all the aspect of the enterprise जो कि financial statement से relate करते हैं। Purpose of the audit is to enhance the confidence in forming the opinion. Auditor should decide whether the relevant information properly disclosed है कि नहीं। Auditor assess the reliability and sufficiency, सब कुछ लिख दिया। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट ऑडिटर ऑब्जर्व करता है कि नोटिस आया है, वी में कंक्लूड दैट प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है कि नहीं, ये तो स्कोप ऑफ द ऑडिट का पार्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3।
A huge fire broke out in the Noida plant of the KT Limited. Plant assets comprising the building machinery and the inventories were insured from the branch of the public sector insurance company. Apart from an insurance surveyor who is deputed for assessing the loss, the regional office of the insurance PSUs also appointed a CA for the verification of the books of accounts, financial records of the company and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report. Put the report by the CA in the nature of the audit. बताओ जी. Huge fire broke out हुआ है नोएडा प्लांट में. Insured, the asset were insured from a branch of the public sector insurance company. Apart from an insurance surveyor who was deputed for assessing the loss, the regional office of the insurance PSUs also appointed a CA for the verification of the books of accounts, financial records of the company. ये ऑडिट हो रहा है या इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? बताओ, आप इसे ऑडिट कहेंगे या इन्वेस्टिगेशन नेचर का कहेंगे? ये तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, ऑडिट थोड़ा ना चल रहा है. तो फिर सबसे पहले ऑडिट का मतलब बताया कि ऑडिट क्या होता है. ठीक है जी. फिर मैंने बताया इससे 200 जो है वो बात करता है कि स्कोप ऑफ द ऑडिट की, और ऑडिट के स्कोप के अंदर ही लिखा है कि ऑडिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है. ऑडिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन की पावर ऑडिटर के पास नहीं होती. अब छोटा सा डिफरेंस अगर आप लिख दें तो बहुत अच्छा है. ऑडिटर और इन्वेस्टिगेशन में मैंने वैसे अपनी कॉपीज में, अगर आप देखेंगे आप सबकी कॉपीज में लिखवाया भी हुआ है. तो उसके बाद लिख सकते हैं दस अपॉइंटमेंट ऑफ सीए फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह. ये इन्वेस्टिगेशन है, ऑडिट नहीं है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब, ये मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी इस पूरे का. बाकी तीनों तो थे ही थे, मगर ये बाकी तीनों आप अपने आप भी बना के बड़े आराम से इधर उधर करके लिख सकते थे. फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, ये जब भी आएगा, और इसके चांसेस बहुत है कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर आएगा, SQC 1 और SA 220. थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली तो आपको आता होगा. SQC 1 क्या है? ये ओवरऑल फर्म की ऑडिट क्वालिटी की बात करता है. SA 220 क्या है? ये पार्टिकुलर एंगेजमेंट के अंदर ऑडिट क्वालिटी की बात करता है. तो SQC 1 बाप है और SA 220 उसका बेटा है, बच्चा है. अब ये यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन SQC एंड SA के बीच में रिलेशनशिप जब पूछेगा ना, तो ध्यान रखना परेशान कर सकता है कि SA 220 इज प्रिज्यूम्ड, इज प्रीमाइज्ड, यानी कि प्री अज्यूम्ड किया जाता है ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC 1. What do you understand by the given statement in the context of the audit quality? कुछ नहीं, बस आपसे SQC 1 और SA 220 के बीच का पूरा संबंध पूछ रहा है. तो अब ये संबंध बड़े ध्यान से लिख के आना, इसलिए लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना. हम जानते हैं कि SQC 1 और SA 220 दोनों ही कहीं ना कहीं क्वालिटी से रिलेटेड बातें करते हैं. SQC 1 पूरी फर्म के लिए अप्लाई होता है और SA 220 जो है उस पार्टिकुलर असाइनमेंट के लिए अप्लाई होता है. ऑडिट क्वालिटी, दोनों ही ऑडिट क्वालिटी से रिलेटेड बात करते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस एंड द इंडिपेंडेंट एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की टू मेंटेन द हाई ऑडिट क्वालिटी. सिंपल है. आगे, बेस्ड अपॉन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म एस्टेब्लिश. क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा? ऑब्वियसली फर्म के लिए है तो SQC 1 के द्वारा. फिर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज पर्टेनिंग टू द पार्टिकुलर ऑडिट आर डिसाइडेड बाय द एंगेजमेंट टीम. यानी कि पहले क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म डिजाइन होगा, फिर पार्टिकुलर क्वालिटी सिस्टम फॉर अ पार्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट डिसाइड होगा. फिर एंगेजमेंट पार्टनर जो होगा ऑफ अ टीम, वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करने के लिए. देयरफॉर SA 220 किसके बेसिस पे बनता है? ऑन द बेसिस दैट फर्म के पास अपना क्वालिटी कंट्रोल है. तो इसका मतलब बेटा ही है SA 220, बाप जो है वो SQC 1 ही है. विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि फर्म के इंटरनल फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ही जो एंगेजमेंट टीम होगी जो उस ऑडिट असाइनमेंट पे जा रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फर्म की क्वालिटी कंट्रोल के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए उस पार्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर भी. तो ये आपका पूरे का पूरा टेस्ट था जी. बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही अगले टेस्ट के लिए अब हम मिलेंगे. हर टेस्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वीडियो के रूप में आपको मिलता रहेगा. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए.